हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, चलिए कंटिन्यू करते हैं। In addition to the cell membrane, there is outer thick layer in the cells of plants called cell wall. प्लांट्स के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और थिक लेयर होती है जो बाहर होती है और उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यानी कि अगर ये आपका सेल है और ये आप इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हो, तो प्लांट सेल में एक बाहर की तरफ और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. ये एडिशनल जो लेयर है वो इसीलिए जरूरी है ताकि जो प्लांट्स है उसकी प्रोटेक्शन की जाए, और ये सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होती है। तो इसकी जरूरत क्यों है? ताकि प्लांट्स की प्रोटेक्शन यानी कि उसको सुरक्षा दी जाए। Plants cells need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. प्लांट्स के सेल को किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? टेम्परेचर का वेरिएशन होता है कम या ज्यादा, स्पीड जो विंड की वो बहुत ज्यादा होती है कई बार, और एटमॉस्फेयर की जो नमी है, मॉइस्चर है, उन चीजों से प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। They are exposed to these variations because they cannot move. उनको ये वेरिएशन का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, अगर किसी जगह पर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है या अच्छी नहीं है तो वो एक से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको नेचर की तरफ से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। Next is cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and nucleus. ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। Various other components or organelles of the cells are present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे दूसरे कंपोनेंट जिनको ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यानी कि ये सपोज कर लो आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो कंपोनेंट मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स बोलते हैं। Then nucleus. It is an important component of the living cell. कोई लिविंग सेल है, जिंदा सेल है, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हिस्सा है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये आमतौर पे स्फीयर शेप का होता है और ये सेल के सेंटर में प्लेस होता है, लोकेटेड यानी वहां पे इसकी जगह होती है। It can be stained and seen easily with the help of a microscope. इसे आसानी से स्टेन किया जा सकता है, यानी कि इसे आप आसानी से आप बोल सकते हो कि अलग कलरिंग कर सकते हो और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमने बात की, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म है इसके बाहर। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो सेपरेट कर रहा है वो एक और लेयर है जिसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and inside of the nucleus. इस मेम्ब्रेन में भी स्मॉल होल्स होते हैं और ये मटेरियल्स की मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि मटेरियल अंदर और बाहर जो मूवमेंट हो रही है वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. अब हमारे पास
जैसे ये एक न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास और भी ज्यादा अच्छी मैग्निफिकेशन की माइक्रोस्कोप है तो आप न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा स्फेरिकल बॉडी देख सकते हो, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी बॉडी है, उसका शेप भी स्फेरिकल है। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेड यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from parents to offspring. क्रोमोसोम के पास जीन्स होते हैं, ये पेरेंट्स के करेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने में हेल्प करते हैं, या फिर मतलब ट्रांसफर जो होता है, जैसे हमारा कुछ जो करेक्टर्स हैं लाइक आई कलर हो गया, हेयर स्ट्रक्चर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के थ्रू जाती है, और जीन्स क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इस क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। The chromosomes can be seen only when the cell divides. क्रोमोसोम्स सभी दिख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है, यानी कि डिवाइडेशन होने से पहले ये क्रोमोसोम एक और मटेरियल की फॉर्म में होता है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में बदल जाता है। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. इनहेरिटेंस के अलावा न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, तो सेंट्रल है कंट्रोलर, मतलब मेन कंट्रोलर है सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज का। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल के पूरे कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये ऑर्गेनल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को वी कॉल प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की कंबाइन जो टर्म है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। ओके, तो ये आप लोगों का सेशन आज यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।